दोस्तों, हर बीमारी यानी हर इन्फेक्शन का इलाज एहतियात बरतने से मुमकिन है। हम सब जानते हैं कि आम बीमारियों में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी बीमारी है, जिसका मरीज अगर खांसता है तो हवा के जरिए इसके बलगम में मौजूद टीबी का बैक्टीरिया दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है। इसी तरह दूसरा इंसान भी टीबी का मरीज बन जाता है। कहा जा रहा है कि हर साल लाखों लोग टीबी जैसी मौजी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। रोजाना करीब 4,500 मरीजों को इलाज नहीं मिलने की वजह से जान से हाथ धोना पड़ता है, ये भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर चंद्रशेखर दास। आप कलकत्ता नगर निगम के सिटी ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सारे सुनने वाले के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। मैम देखिए, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरिया आप जानते हैं, जो जीव हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, वैसा ही एक जीव है। जैसे वायरस हुआ, जैसे बैक्टीरिया हुआ, कुछ कुछ छोटे छोटे फंगस भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो ये बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते। तो आम आदमियों के समझने के लिए एक जीवाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी से ये फैलता है। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, यानी एक समूह है, जो एक ऐसा डिजीज करता है जिसे आप देख के, यानी आप अगर क्लिनिकली किसी को देखें या आप हिस्टोपैथोलॉजी करें, यानी आप अगर काट के माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, तो आप डिवीजन नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊं। ये बेसिकली एयरबॉर्न डिजीज है, यानी आप अगर सांस लेंगे, उसके साथ अगर ये बैक्टीरिया आपके अंदर गया, तो वो उसके बाद आपके शरीर में सबसे पहले धीरे धीरे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में बढ़ता है। अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी ठीक हुई या वो कारगर हुई, तो वो आपको इस बैक्टीरिया से निजात दिला सकता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इवन कि आप उसको, आपकी इम्यूनिटी ने काम किया, उन्होंने निकाल दिया, फिर भी कुछ रह जाता है, तो सिम्टम्स आपको नहीं होंगे। या शुरू में शायद थोड़ा, जैसे बचपन में होता है ना, कि थोड़ा सा बुखार हुआ, मम्मी ने ले जाके पीडियाट्रिशियन को दिखाया, उन्होंने थोड़ी एंटीबायोटिक दी, थोड़ी आपको एंटी एलर्जिक दी, थोड़ा सा जुकाम था, ठीक हो गया, लेकिन वो बैक्टीरिया आपके अंदर रह जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस आपको डायग्नोसिस जनरली नहीं होता है एज ए टीबी। हाँ, होता है, बुखार हुआ, थोड़ा सा जुकाम हुआ, तो ये आपके अंदर रह गया। देखा गया है कि एक समय के बाद, शायद वो साथ ही साथ हो या साथ नहीं भी हो सकता है, कुछ दिनों बाद जब आपका इम्यूनिटी, यानी आपका जो रोग से लड़ने की क्षमता है, जब वो कम हो जाती है, या बाहर से फिर से उसी तरह के कुछ जीवाणु आपके अंदर आते हैं जिनको रिएक्टिवेशन बोलते हैं, तो ये बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। वो आपको फिर टीबी के सिम्टम्स यानी लक्षण देते हैं। तो टीबी के लक्षण क्या हैं? टीबी के लक्षण से आपको बुखार आएगी। बुखार तो आपको आना ही है, शायद वो रेगुलर आ सकती है, हाई फीवर हो सकता है, क्योंकि टीबी में सब कुछ हो सकता है, या लो ग्रेड फीवर भी रह सकता है, यानी थोड़ा थोड़ा बुखार एक टिपिकल एक समय पे आपको, जैसे शाम को आती है, सोचिए, ये हो सकता है। उसके साथ क्या होता है, अगर ये सिर्फ आपके लंग्स में हो यानी फेफड़ों में हो, तो खांसी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। और क्या हो सकता है, भूख ना लगना, इसीलिए वेट लॉस होना, यानी आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस होता है, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं। और क्या हो सकता है, नाइट स्वेट्स आ सकते हैं। तो नाइट स्वेट्स मैं आपको बाद में बताता हूँ एग्जैक्टली ये है क्या, लेकिन तो ये सारे लक्षण टीबी के हैं। अब सोचिए कि ये एक बच्चे को, जब वो 1 साल का था तब एक्सपोज हुआ, उसके नाक से गया, अंदर में रह गया, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ जो दिखाई नहीं दिया। जब वो बड़ा हुआ, 14-15 साल का हुआ, ये 20-25 साल का हुआ, फिर से कुछ बीमारी उसके अंदर घुसी, जैसे किसी लोगों को बहुत बचपन में डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को बाद में जाके डायबिटीज़ होती है। तब क्या होता है, या जैसे आपने अभी कहा कोविड, तो कोविड की वजह से इम्यूनिटी घटता है, या डायबिटीज़ के वजह से इम्यूनिटी घटता है। वो जो आपके अंदर में था वो फिर से फ्लेयर अप करता है। और नए इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है कि आपके नज़दीक कोई टीबी का पेशेंट है जो कि बिना मास्क के खांस रहा है, ठीक है, तो उससे भी जो आपके अंदर जाएगा, जो पहले वाला बैक्टीरिया था, वो देखेगा कि उसी की तरह बैक्टीरिया अंदर में आया है और वो फिर से फ्लेयर अप कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं पोस्ट प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, जो हम लोग डायग्नोस करते हैं, जो हम लोग ट्रीट करते हैं। इसके अलावा, ये तो मैंने फेफड़े की बात की। पहले ज़माने में आपको याद होगा, पैस्चराइजेशन से पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क पैस्चराइजेशन से पहले, हालांकि ये अब उतना कॉमन नहीं है क्योंकि सब मिल्क अब पैस्चराइज मिलता है, तो लोग क्या करते थे कि रॉ जो मिल्क खाते थे, उससे उनके पेट में वो बैक्टीरिया, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोविस, जो कि एक
पार्ट है माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स का, वो अंदर में जाता था, वो डायरेक्ट एब्डोमेन में आपका एंट्री करता था, सीकम में इलियम में बढ़ता था और वहाँ पे वो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस करता था। बोविस से बीमारी अब उतनी नहीं होती क्योंकि हमने दूध पास्चराइज करना शुरू कर दिया है। फिर भी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस अभी होता है, क्यों? क्योंकि ये जो आपके लंग्स में है, आप जैसे ही थोड़ा करते हैं ना, बच्चे तो ज़्यादा करते हैं कि थोड़ा सा बलगम आया उसको घट से पी लिया, अंदर निकाल लिया, तो ये बैक्टीरिया फिर पेट में जाता है, जाके एमटीबी कॉम्प्लेक्स से अभी भी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस कॉमन है, बहुत कॉमन है, लेकिन अब उससे नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा ज़्यादातर बच्चों में ये चीज़ है एब्डोमिनल? नहीं, बच्चों में ऐसा नहीं है, मैं जिस यही बोल रहा हूँ कि नहीं, हम भी तो करते हैं, हम क्या हर वक्त बलगम फेंकते हैं? कुछ भी आता है उसको तो अंदर हम लोग गटक लेते हैं, वो एडल्ट भी कर सकते हैं। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि सोचिए ये तो हो गया 10-15 साल बाद, अब कुछ होता है कि ये आपके अंदर गया, लंग्स में गया, जैसे बच्चों में उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती, कभी कभी वो वहाँ से निकल जाता है, निकल के कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व कर लेता है, जो देखा गया है, जैसे फेफड़ों में पानी होना जिसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, या मेनिंजेस में यानी ब्रेन में चले जाना, ब्रेन टीबी होना, या डिसेमिनेटेड बोलते हैं यानी आपके शरीर के हर जगह पे ये चला गया है, तो दिस इज नोन एज डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। ये कुछ कम बच्चों के एज में देखा गया है, ज़्यादा होता है, ये साथ ही साथ होता है, ठीक है। और कुछ डिजीज़ जो कि काफ़ी समय के बाद होता है, जैसे आप ये मान के बहुत मैंने जान के आपको ये होगा, आश्चर्य होगा कि ये जो डिजीज़ है ये नाखून यानी नेल्स और हेयर यानी आपके बाल को छोड़ के सब ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आंख में हो सकता है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, ये ग्लैंड आप जानते हैं, ग्लैंडी भी बोलते हैं, ग्लैंड लिम्फ नोड जो बढ़ जाता है वो हो सकता है, आपके स्किन में हो सकता है, आपकी किडनी में हो सकता है, आपके जेनिटोरिनरी ऑर्गन्स हो सकता है, लड़कियों में या हमारे माताओं में, ये आपके उम्स में भी यानी आपके यूट्रस में भी हो सकता है, और अभी भी इंडिया में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। सो ये सब तरह की डिजीज करता है। सर, आपने एक जगह कहा कि औरतों में यूट्रस में होता है, तो इसके क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा? क्या देखिए, जैसे हमारे देश में जैसे हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी औरतें जिनको पीरियड्स की कुछ तो प्रॉब्लम होती है जो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, उनको सबसे पहले तो जब आती हैं कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, तब देखा गया है इस स्टडी से कि उनके जो फेलोपियन ट्यूब्स है जिसको हम लोग सेल्पिंजाइटिस बोलते हैं, उस इन्फेक्शन को, उसमें टीबी बहुत होता है, और होने की वजह से क्या है, फेलोपियन ट्यूब सट जाता है, ठीक है। तो अब ये समझेंगे कैसे कि मेरे को इन्फेक्शन हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही 4 सिम्टम देख के कि आपको फीवर आ रहा है, आपको पता नहीं है, थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जिन औरतों को पीरियड शुरू हो गया उसमें पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों में तो आपको वो भी नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ बोलेंगे मेरे को पेट में दर्द है, आप यूएसजी करके देखेंगे कि थोड़ा उसमें पेट में पानी हो गया है। टुगेदर इसके साथ एक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास कोई टीबी का पेशेंट क्या है, कोई मरीज़ क्या है। हमारे बहुत सारे ऐसे केस हमने देखा है जहाँ पे सिंगल एक्सपोजर से ये हुआ है। हमारे पास 6 महीने के बच्चे, 6 महीने एक बच्ची थी, उसको मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टीबी हुआ था। जब हमने उसको स्टडी किया, जब हमने देखा तो हमने ट्रेस किया, तो हमने जाके देखा कि उसके घर में आसपास किसी को टीबी नहीं था, उसको ड्रग सेंसिटिव टीबी भी नहीं, एक के बार में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हुआ, जो कि बहुत अनयूजुअल है 6 महीने की उम्र में। डायग्नोसिस हुआ हमारे यहाँ पे कोलकाता में, तो हमने जब ट्रेस किया तो हमने देखा जब वो बच्चा पैदा हुआ था वो नॉर्थ बंगाल में पैदा हुआ था, वो नवंबर का जाड़े का महीना था, उसमें उसको घर से हॉस्पिटल से घर लाया एक ड्राइवर था, उस ड्राइवर खांस रहा था, उसकी मम्मी बोली कि और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा बट एक आदमी बहुत खांस रहा था, वो ड्राइवर बहुत खांस रहा था। तो हमने जब उसको ट्रेस किया, हमारे जो बाकी डिटेल्स है उनको जब मैंने फ़ोन किया कि देखिए तो इस नाम का, क्योंकि उनके जान पहचान में थे, कोई आपका पेशेंट है, तब उन्होंने मुझसे फिर इन्फॉर्मेशन दिया विद इन 1 डे कि हाँ ये तो एक आदमी है जो MDR जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ट्रीटमेंट कब शुरू हुआ? जब मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट शुरू हो गया उसके 6 महीने बाद से उसका शुरू हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि उसने कितने लोगों को फैला दिया, क्योंकि उसको ये जानकारी नहीं थी कि मेरे को जो खांसी हो रहा है, मेरे को इसको मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मेरे को इसको जाना है, इसको टेस्ट करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो लोगों को, क्योंकि उसने शायद अननोइंगली किया, उसने अपनी जानकारी नहीं होने के लिए कितना, लेकिन एक बच्चे को, एक 6 महीने के बच्चे को उसने ये डिजीज़ दे दिया, उसका अपना डिजीज़ जो कि वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी था। तो इसीलिए ये जानकारी के अभाव से। तो सर इसमें कोई एज ग्रुप भी है कि इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं? हाँ, हमने अपने स्टडी में यही देखा है कि 15 to 45 जो कि सबसे प्रोडक्टिव एज है, इस तरह के लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। 60% केस इसी ग्रुप से आते हैं।
सर टीबी का पेशेंट जब उसे आपको पता चला, आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उसके लिए उसको क्या क्या आप लोग प्रिकॉशंस क्या क्या कहते हैं कि किस तरह करना है? माने उसको तो सोसाइटी से कहीं ना कहीं अलग कर दिया जाता है। हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप पेशेंट को सेक्लूड मत कीजिए। पेशेंट को आपको सेक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसको आपको टेक केयर करना है, उसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर खाने का थाली अलग कर दें, हाँ ये घर में जो कपड़ा लगता है अलग कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ये खाने से फैलता है, ना ये आपके फोमाइड बॉन्ड, माने आपने कहीं पे हाथ लगाया, वो कहीं पे हाथ लगाया, तो ये नहीं होता है। ऐसे टीबी ऐसे नहीं जाता, वो एक ही तरह से जाता है, जो कि खांसने से आपके हवा में फैलता है। तो हम यही बोलते हैं कि आप जानते हैं कि एक बार आप एक बाउट ऑफ कफ करेंगे, यानी एक बार खांसेंगे और 5 मिनट बात करेंगे, दोनों इक्विवेलेंट है। दोनों में एक ही तरह के नंबर के जम्स आपके अंदर चले जाएंगे, यानी आप किसी से बात भी करें, वो अगर खांसता नहीं भी हो तब भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो हम कैसे बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। कोई भी पेशेंट जो जब डायग्नोसिस होता है कि इसको टीबी है, देखिए अपना ये पहला रिएक्शन होता है कि इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, कि उसको डिनाई करना, नहीं सर मेरे को तो नहीं हुआ है, ये मेरे वंश में किसी को नहीं था, ये कैसे मेरे को हो सकता है। तो सबसे पहले उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, ये कैसे फैलता है, ये सब जानकारी हम पेशेंट को सबसे पहले देते हैं। इसको बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन। तो जो डॉक्टर उनको देखते हैं, कोई भी प्राइमरी केयर फिजिशियन कोलकाता में जैसे हमारे DTOs देखते हैं, या कोई MO PHI देखते हैं, इसी तरह पेरीफेरी में भी सबसे पहले बुला के, या हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उनको डिटेल्स में ये समझाते हैं कि आपको बीमारी क्या है, ये क्यों हुआ है, कहाँ से हुआ है, और ये कैसे फैलता है, और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन लेने में सबसे पहले हम जो बोलते हैं, आपको खांसना बिल्कुल भी ओपनली नहीं है। आपको खांसी आएगी, ये तो है, क्योंकि बीमारी ये तो आपके हाथ में नहीं है। आपका एयरवे इरिटेशन होता है तो कफ आपको होगा ही, पेरेन्काइमा इरिटेशन होता है तो कफ आपको होगा, यहाँ तक कि जिनको प्लूरा में पानी होता है, प्लूरल इरिटेशन भी कफ आपको होगा। तो इसको आप क्या करें, इसको आपको सबसे पहले मुंह ढक के, लेकिन मुंह ढकने का मतलब सिर्फ मुंह नहीं, आपके नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के जो आपके छेद हैं, इनको भी ढक के कफ करना है। ठीक है, कैसे इसको ढकेंगे, कोई भी रुमाल जो कि एक फोल्ड नहीं 2 या 4 फोल्ड हो, लेके आपको मुंह के ऊपर रख के खांसना है। ठीक है, अगर नहीं है तो गमछा, या कुछ नहीं है तो दुपट्टा, कुछ से भी आप नाक और मुंह दोनों को ढक के खांसे। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो हम लोग बोलते हैं जो आपका एल्बो है, उससे नाक के ऊपर रख के आप एटलीस्ट, ये तो टच नहीं होगा कहीं से, आप रख के खांसे। तो ये खांसी, कफ एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो फैलता है। आप देखेंगे कोरोना में हम लोगों ने जो मास्क पहना है, इसके बाद हम आएंगे इस पर, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। तो ये बीमारी फैलता है एयरवे से और डिजीज़ से। ये वही है कि जहाँ पे आपका गया वो बैक्टीरिया हवा में, वो आपके अंदर गया, तो आपको ये बीमारी होने का चांस बढ़ गया। इसको काटना है। दूसरा चीज़ क्या, लोग क्या बलगम फेंकते हैं, है नहीं, कहीं पे रास्ते पे, ऊपर में, कहीं पे भी। हम बोलते हैं, या तो अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नियम भी कर दिया, हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल किट देते हैं उनको। उसमें क्या क्या होता है, उसमें 1 लीटर वाला फिनाइल होता है 2-500 का, 5 आप रियूजेबल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं धोके वैसा मास्क होता है, और 2 स्पिटून्स होता है गुड क्वालिटी का। इसमें हम क्या बोलते हैं कि आपको इधर उधर नहीं फेंकना है। कोई भी टीबी, इधर हो DRTB हो DSTB हो, उनको ये शुरू में जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हो उनके हाथ में थमा दिया जाता है, ताकि इन्फेक्शियस पीरियड जो पहला 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद हम जानते हैं कि हाँ बैक्टीरियल लोड कम हो जाएगा, उससे शायद उतना नहीं फैलेगा। तो IP में एटलीस्ट ये बहुत ज़रूरी है। उनको बोलते हैं कि आपने जो स्पिटून लिया है, स्पिटून मतलब जिसके अंदर आप वो बलगम फेंकते हैं, उसमें आप पहले वो फिनाइल डाल दीजिए, उसके बाद उसमें आप अपना बलगम फेंकिए जो आपका निकलता है। उसके बाद जब वो भर जाएगा, मैंने पूरा नहीं उसको भरना है, उसके हाफ तक, अगर जैसे ही आपका जो फिनाइल दिया हुआ है फिनाइल तक आ जाएगा, फिनाइल के अंदर रहना चाहिए जो भी आप बलगम दे रहे हैं। हाँ, उससे ज़्यादा, मैंने फिनाइल आपने थोड़ा सा दिया, बलगम बहुत सारा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिनाइल के अंदर डूबना चाहिए। तो वो आपको कोई भी क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम ढका हुआ, जैसे रास्ते के ऊपर नाली है तो उसमें नहीं फेंकना है, बाथरूम में नहीं फेंकना है, क्योंकि वो जो नाली जाता है वो लगभग ओपन रहता है, खुला रहता है। कहाँ पे फेंकना है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम मतलब आपके पखाना जो है, जहाँ पे आप लैट्रिन करते हैं, क्योंकि उससे जो जाता है वो क्लोज रहता है सिस्टम। क्योंकि आप सोचिए कि आप नाली में उसको फेंक देंगे तो क्या होगा, जैसे ही सनलाइट गिरेगा, सूरज की रोशनी उस पर गिरेगी, एक थोड़ा सा ह्यूमिड होगा तो वो ऐसे भाप बन के उड़ेगा, तो बैक्टीरिया फिर फैलेगा। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बताते हैं कि क्लोज ड्रेनेज सिस्टम में आप इसको फेंकना है। और क्या प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन यही कि आपको ये दवाई जो हम लोग दे रहे हैं ये खाना है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपने इसको बीच में छोड़ा, या आपने इसको सोचिए कि आपने अपने मन अनुसार बंद कर दिया,
तो ये अच्छे से बुरा आपको ज़्यादा होगा। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी मेडिसिन तो बहुत लंबे अरसे तक खाया जाता है, तो अक्सर देखते हैं कि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं मेडिसिन। एकदम, क्योंकि सोचिए जब आपको थोड़ा सा बुखार है, जब आपको थोड़ा सा खांसी है, आपने खाया 2 महीना खाया, आप सोचे अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो आप खाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे ये जो सिम्टम आपका कम हुआ है, जो लक्षण आपके कम हुए, क्योंकि बैक्टीरियल लोड कम हुआ है। और ये बैक्टीरिया इतना शैतान है, ये ऐसा बैक्टीरिया है, वो चुपचाप बैठा रहता है। हाँ, एकदम आपके अंदर में छुप के, आपने दवाई नहीं खाया, चुप करके बैठा रहेगा। जिस दिन से दवाई डिसकंटिन्यू हुआ, सोचिए